नमस्कार। न्यूज 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानस श्रीवास्तव। आज हम बात करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काशी दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर अपने संसदीय क्षेत्र काशी यानी वाराणसी का रुख कर रहे हैं। वहां पर वो हजारों करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की शिलान्यास की आधारशिला रखेंगे, कुछ योजनाओं का शिलान्यास करेंगे और कुछ का लोकार्पण करेंगे। ये दौरा इस मायने में भी महत्वपूर्ण है कि लोकसभा और राज्यसभा से महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद वो पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र पहुंच रहे हैं और अपने संसदीय क्षेत्र में वो एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखने के साथ संपूर्णानंद विश्वविद्यालय में 5,000 महिलाओं की एक सभा को भी संबोधित करेंगे। माना जा रहा है कि इस दौरान वो महिलाओं के हक में पेश किए गए इस बिल के बारे में चर्चा करेंगे, नारी सशक्तिकरण की बात करेंगे। हालांकि तमाम विरोधी दलों की नजर इस दौरे पर लगी हुई है। प्रधानमंत्री के इस दौरे का निश्चित तौर पर राजनीतिक विश्लेषण भी किया जाएगा, लेकिन इन सबके बीच प्रधानमंत्री लगातार इस बात को कह रहे हैं कि एक सपना था जिसका इंतजार दशकों से था, वो सपना पूरा हुआ। ये सौभाग्य उनको प्राप्त हुआ कि उनके कार्यकाल में उनकी सरकार के द्वारा जो उनकी ही अगुवाई में चल रही है, उसमें एक महत्वपूर्ण बिल जिसका दशकों से इंतजार किया जा रहा था यानी महिला आरक्षण बिल, उसको पेश न केवल पेश किया गया बल्कि उसको सफलतापूर्वक उस बिल को पास भी करवा लिया गया। निश्चित तौर पर आधी आबादी को लेकर के जिस तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो लगातार इस बात का अपने भाषणों में या अपने वक्तव्यों में जिक्र करती है कि इस देश में महिला स्वाभिमान के लिए जो कुछ भी काम किए गए वो बेमिसाल रहे, चाहे उज्ज्वला योजना का जिक्र किया जाए या फिर खास तौर से प्रधानमंत्री शौचालयों का जिक्र करते हैं कि जो सीधे महिलाओं के सम्मान, उनके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ एक बड़ा मुद्दा था। अपनी सरकार बनने के बाद ही स्वच्छ भारत अभियान के तहत उन्होंने गांव-गांव में शौचालयों का निर्माण करवाया और उसको लेकर के एक बड़ा लंबा अभियान चलाया गया। लेकिन विपक्ष के तमाम नेता इसको अपने चश्मे से देख रहे हैं। कहीं पर जातिगत आधार पर महिला आरक्षण बिल में दलित और ओबीसी कैटेगरी की महिलाओं को उनकी आबादी के हिसाब से उनका प्रतिनिधित्व देने की बात चल रही हो या फिर दूसरे तरीके से सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही हो। लेकिन इन सबके बीच प्रधानमंत्री एक बार फिर काशी पहुंच रहे हैं। काशी जो धर्म की नगरी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, वहां वो पहुंच रहे हैं और इस दौरे पर सभी की निगाहें लगी हुई हैं। आज इस चर्चा की हम शुरुआत करें इससे पहले आपको तमाम खास मेहमानों से आपकी मुलाकात करवा देते हैं, उनका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से अशोक पांडे जी, जो बीजेपी के प्रवक्ता है, वो जुड़ रहे हैं। जयप्रकाश पांडे जी, जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है, वो भी इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। सुनील अरवंशी जी, भाजपा के प्रवक्ता, इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक मनोज पांडे जी भी इस चर्चा में हमारे साथ शिरकत कर रहे हैं। इसके अलावा अनिल दुबे जी, जो राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, वो भी इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और कपीश जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कपीश जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, आपका भी बहुत स्वागत है। सभी मेहमानों से हमने आपका तारुफ करवा दिया, लेकिन सबसे पहले आपको लेके चलते हैं अशोक पांडे जी के पास, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। अशोक जी, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काशी का एक बार फिर से दौरा है। हालांकि वो अपने संसदीय क्षेत्र आ रहे हैं, लेकिन जो तमाम सियासी दल है उनकी निगाहें उस दौरे पर टिकी हुई है, क्योंकि जो सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है वो 5,000 महिलाओं के साथ उनका संपूर्णानंद विश्वविद्यालय में संवाद है। तो इस पूरे दौरे को किस नजर से देख रही है भारतीय जनता पार्टी? देखिए, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री जी लगातार आते रहते हैं और एक संसद सदस्य जितना आता है उतना भारत के प्रधानमंत्री जी अपने संसदीय क्षेत्र में आते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जब भी आते हैं तो निश्चित तौर पे पूर्वांचल के विकास की योजना, बनारस के विकास की योजना, कहाँ तक नाम गिनाया जाए। मतलब सबसे बड़ी बात है तो विश्वनाथ कॉरिडोर का जो मामला था, ये तो इतनी बड़ी प्रधानमंत्री की इच्छा शक्ति थी कि आज विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण हो गया। और आज कल जो सौगात देने जा रहे हैं, इतने बड़े स्टेडियम का निर्माण होगा जिसमें प्रदेश प्रदेश भर के निश्चित तौर पे लोग वहाँ क्रिकेट मैच देख सकेंगे। महिला बिल को पास किया गया है, निश्चित तौर पे महिलाओं द्वारा उनका सम्मान किया जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। जब नारी पूजनते रमनते तत्व देवता, यही जब बिल आया था तो मुलायम सिंह यादव ने खुलेआम विरोध किया था। जब बिल आया था लालू प्रसाद यादव ने खुलेआम विरोध किया था और तर्क टिप्पणी करने का काम भी किया था, महिलाओं के प्रति अपमानजनक टिप्पणी का भी काम किया था।
लेकिन आज बाबा विश्वनाथ की नगरी में वो आ जरूर रहे हैं। बाबा विश्वनाथ की कृपा से आज नारी सशक्तिकरण का जो बिल था, आरक्षण बिल था, वो पारित हुआ है। निश्चित तौर पे आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहते हैं। कपिल श्रीवास्तव जी, महिला आरक्षण का बिल पास हो गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज स्वागत भी किया गया दिल्ली में। जो भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की जो तमाम कार्यकर्ता थी, आपने देखा था वहां हजारों महिलाओं की भीड़ जमा थी। ये तो एक मुद्दा है, ये एक मसला है, ये जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ले रही है, और निश्चित तौर पर जिसकी भी सरकार में ये बिल पास होता, जाहिर सी बात है श्रेय उसको जाता। समर्थन सभी सियासी दलों ने किया, विपक्ष के लोगों ने भी किया। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी का पूर्वांचल का दौरा है, उसके अपने सियासी मायने निकाले जा रहे। दूसरी तरफ आज आपने देखा कि लखनऊ में दो बड़ी अहम बैठकें हुई। एक तरफ सुनील बंसल जी थे, जिन्होंने 14 जो हारी हुई लोकसभा सीटें थी उनको जीतने को लेकर के एक रणनीति तैयार की, और संघ प्रमुख मोहन भागवत भी लखनऊ पहुंच चुके हैं। और जो बीते 3 दिन जो संगठन, संघ और सरकार की जो समन्वय बैठक हुई, अब उसमें मोहन भागवत जी की शिरकत। ये माने जा रहा है कि आने वाले समय में ऐसी खबरें आ रही हैं कि महिलाओं को लेकर के खास तौर से काम किया जाएगा, महिलाओं के बीच में जाया जाएगा, और अगले महीने से संभवतः महिलाओं के बड़े सम्मेलन भी आयोजित किए जाएंगे, जिसमें संघ, संगठन और सरकार तीनों की एक साथ शिरकत होगी। तो कहा जा सकता है कि एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी आधी आबादी, यानी जो महिलाओं की जो आबादी है, उसको एक वोट बैंक मान करके उसको टारगेट कर रही है, और इस काम में भारतीय जनता पार्टी तमाम जो दूसरे सियासी दल हैं उनसे काफी आगे निकल रही है। ये मानस जी, मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि भारतीय जनता पार्टी वोटों को टारगेट कर, लेकिन हकीकत इस बात की है कि आप टारगेट तो जरूर करते हैं, लेकिन उनको देते नहीं है, उनको पावर्ड नहीं करते। इन महिला बंधन बिल की ये बात कर रहे हैं, ये तो 2029 से 2039 के बीच में लागू हो, यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने 2029 से पहले तक महिलाओं को कह दिया कि अब इस पर कोई बात नहीं होगी, तुमको कोई सीट नहीं मिलेगी 2000। ये कौन सा भविष्य लगती है आपने अधिनियम बनाने की कोशिश की? गैर संवैधानिक है। अभी आने वाले समय में आप देखिएगा, मैं क्यों कह रहा हूं कि जो आर्टिकल 81 और 82 का संशोधन है उसमें, और साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यह भी कहा गया है कि भविष्य लक्ष्य जो है और शर्तों के साथ अधिनियम नहीं बनते हैं। आप मुझे बताइए, जब इस देश की लोकसभा और राज्यसभा से ये पारित होकर जब हमारे महामहिम के द्वारा इसको हस्ताक्षरित कर दिया जाएगा, ये तो उसी दिन से अधिनियमित हो गया, तो उसी दिन से लागू होना चाहिए। लेकिन इसके अंदर आपने क्लॉज डाल दिया। बीइंग एडवोकेट मैं आपको ये बात कह रहा हूं कि मोदी जी जानबूझकर, क्योंकि वो किसी भी महिला को फॉरवर्ड करना नहीं चाहते, और मैं इसलिए आपको ये कह रहा हूं कि ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब ये कोई लेकर के अगर चला गया तो मामला वहीं खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसको इफ किंतु वो परंतु में बांध दिया गया कि जब परिसीमन होगा, जब सेंसस होगा। और ये तो पिछड़े विरोधी लोग हैं, अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। अभी तो महिला बिल हमने बता दिया कि दोनों हाथ में लड्डू दिखा दिया और दोनों हाथ में हथकड़ी बांध के ऐसे खींच दिया है कि हम हाथ में तुम्हारे लड्डू तो देंगे लेकिन तुमको खाने नहीं देंगे, करो कोशिश, 29 तक तो तुम नहीं खा पाओगे। और ये प्रधानमंत्री जी कब से महिलाओं के लिए खैर ख्वाह हो गए? मैं तो कह रहा हूं कि जो व्यक्ति किसी भी महिला के पक्ष में कोई अधिकार ना लाया हो, ना प्रदान किया हो, उनसे आप उम्मीद कैसे कर सकते? मैं तो इस बात को स्पष्ट कह रहा हूं कि इन्होंने 3 तलाक के नाम पर हमारे जो है मुस्लिम बहनों के लिए एक कानून लाया, लेकिन उन बहनों के लिए कोई कानून नहीं लाया। उन हिंदू बहनों के लिए, उस सनातनी बहनों के लिए जिनके पतियों ने बिना तलाक के अपनी औरत छोड़ रखी है और भरण पोषण भी नहीं देते हैं, और इतने ऊंचे ओहदे पर वो व्यक्ति बैठे हुए हैं तमाम लोग भारत में कि उनकी पत्नी उनसे डर के मारे न्यायालय भी नहीं जा सकती। ये कौन सा खेल चल रहा है? इस पर अधिनियम कब आएगा? इस पर वुमन पावर्ड को पावर्ड कब किया जाएगा? और तीसरी बात, आपने ये साबित कर दिया कि आप दलित विरोधी हो, आप अल्पसंख्यक विरोधी हो और आप पिछड़ा विरोधी हो, क्योंकि आपने इस 33% के आरक्षण में इन तीनों को ही कोई जगह प्रदान नहीं की।
ये आप किसके लिए बिल लेके आ रहे हैं? अंतिम व्यक्ति के मुस्कान की बात बापू ने कही और उस पर अंबेडकर साहब ने एक संविधान दिया जिसके अंदर यह प्रावधान दिया। आरक्षण तो कमजोरों को दिया जाता है, मजबूतों को थोड़ी दिया जाता है। और आप ऐसा करने से गुरेज क्यों कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी इस बात को तो कह रही है कि यह इंडिया का विजन है कि हम पूरी शक्ति के साथ अपना दृष्टिकोण पीडीए लेकर के चलेंगे, और वही नहीं, आंकड़ों में भी पिछड़े जो आर्थिक रूप से है वो इसमें समाहित है। पूर्वांचल दौरे पे अगर हमारे प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, उनका मोस्ट वेलकम है। माँ गंगा तो सबसे पहले उन्हीं से पूछ रही हैं कि हमने जब आपको बुलाया था तो आपने हमें साफ क्यों नहीं किया? आपने तो गंगा का मंत्रालय ही साफ कर दिया और 20,000 करोड़ रुपए का आपने घोटाला कर दिया, उसका कहां? और गंगा की मंत्री उमा भारती कहती हैं कि बिना पिछड़ों के जो बिल लाया गया है ये महिलाओं को पावर्ट करने वाला नहीं, वो तो भारतीय जनता पार्टी की है, पूर्व वो भी रही है। सांसद से लेकर के कौन से संवैधानिक पद पर रोने बैठी? आप उनकी बात करते हैं। योगी आदित्यनाथ जी की बात नहीं करेंगे, दुनिया के लीडरों की बात करेंगे जिन्होंने सीधे महिलाओं के बारे में क्या कहा, महिलाओं का विरोधी किस तरीके से इस बिल का विरोध किया था। और मैं कह रहा हूं कि काशी में आप आइए, वेलकम है। काशी के बगल में ही घोसी था ना, बड़े बोले लोगों के साथ आपका भी तो गोल हो गया डब्बा। करो आत्ममंथन और आत्मचिंतन, क्योंकि इस देश में, इस उत्तर प्रदेश में अगर कोई चीज नहीं बर्दाश्त की गई है तो वो यही है कि रावण का अहंकार नहीं हुआ तो कैसे रहेगा। और दूसरी चीज कह दूं, सुनील बंसल साहब या कोई भी कितना आत्मचिंतन और मंथन करें, इतना शिविर लगाएं, अरे जब आपने काम ही नहीं किया है तो आपके आत्ममंथन और बैठक का क्या मतलब है? आपसे जब पूछा जाएगा कि ये देश के लोग मोदी जी के जन्म दिवस पर बेरोजगारी दिवस क्यों मनाते हैं, आज 18 करोड़ नौकरियां कहां हैं, ये महंगाई चरम सीमा पर क्यों है, 14 प्रधानमंत्री के बराबर अकेले आपने दुगना ऋण लेकर के भारत को इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे ठेंगा दिखा दिया। ना आपने इसरो दिया, ना डीआरडीओ दिया, ना हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड दिया, ना आपने भाभा एटॉमिक सेंटर दिया, ना आपने प्रक्षेपण स्थल श्रीहरिकोटा दिया, ना आपने आईआईटी दिया, आईआईएम दिया, ना आपने एमएनआर दिया, ना आपने रुड़की दिया। तो आपने दिया क्या? ना विश्वविद्यालय दिया, ना पीएचडी दिया, ना पीएचडी दिया। ये किस इंफ्रास्ट्रक्चर पे ये पैसा खर्चा किया? अपने मित्रों को पैसा बांट बांट के विदेश भगाने के लिए। तो ये बात है, ये मुद्दों के ऊपर नंगे हैं, ये खड़े होने लायक नहीं है। आत्मंथन चिंतन करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये करेंगे यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता की बात, जिनके सांसद ब्रिजभूषण सिंह महिला बिल पारित हो रहे मेरे के समय उसी सदन में मौजूद थे, जिन्होंने गोल्डन गर्ल्स के नाक रगड़वाई है, यौन उत्पीड़न किया और उसका मामला चल रहा है। ऐसे लोग महिलाओं को पावर्ट करेंगे कि पावर्टी लाइन पर नौजवानों से गलतियां हो जाती है, कौन बोला था? जिस ढंग से एमके अकबर ने किया, जिस तरीके से ये जम्मू कश्मीर के अंदर जो है बलात्कारियों के साथ खड़े हुए, जिस तरह से गुजरात के अंदर एक जो केस हुआ बिल्किस बानो का, उसके जो है अभियुक्तों के साथ ये जाकर के खड़े हुए फोटो खिंचवाए, और ये लोग वुमन को पावर्ट करने की बात करेंगे। जो नारियों के चरित्र को हनन करने की बात आपके सामने आई कि सरकार ने किस तरीके से मणिपुर के अंदर अपमानित करने का और घृणित अपमान करने का काम महिलाओं के पक्ष में किया। ये ना महिलाओं के पक्ष में है, ना ये दलितों के पक्ष में है, ना ये अनुसूचित के पक्ष में है, ये इस देश के ही पक्ष में नहीं है। ये सिर्फ एक नेशन और एक सेठ के पक्ष में है, इसके अलावा इनका कोई एजेंडा नहीं है। चलिए, अशोक पांडे जी कुछ जवाब देना चाह रहे हैं, उसके बाद जयप्रकाश जी के पास जाएंगे। जी अशोक पांडे जी। पहली बात, एक तो हमारा कुछ नहीं मानेंगे। एक तो जब हम बिल ला रहे थे तलाक तलाक तलाक, तो उसपे भी ये नाराज थे तलाक वाले पर। उसके बाद जब हम बिल लाए, आज मुस्लिम महिलाओं को अधिकार मिला है तो निश्चित तौर पे इन लोगों को खराब लग रहा है। दूसरी बात, हम लोगों ने जब कहा कि बलात्कार की सजा फांसी होगी, तीनों के नेताजी ने कहा अरे बाप रे बाप, नौजवानों से गलतियां हो जाया करती है। ये लोग तो निश्चित तौर पे बलात्कारी के साथ खड़े रहते हैं, अपराधी के साथ खड़े रहते हैं, इनका इतिहास रहा है। ये बात फैला रहे हैं, और
निश्चित तौर पे नौजवानों से गलतियां हो जाती है, नौजवानों से गलतियां हो जाती है। और जेटली साहब ने ये सारे लोगों ने पार्लियामेंट में कहा था और सुषमा कि स्वराज ने नौजवानों से गलतियां हो जाया करती है। फांसी की सजा और होगी दूसरी तो बात, एक भी victim महिला नहीं बिल बचेगा। जब आ ये रहा सुषमा था स्वराज ने कहा था, तो ये मुलायम अडवाणी सिंह जी ने ने कहा था, और ये जेटली ने संसदीय कहा था। शब्दों का आप अपने इस्तेमाल ही किया लीडरों के था विपक्ष में जाने माताओं कर बहनों के बातें लिए। कर रहे हैं। लालू जब आप प्रसाद यादव ने संसदीय शब्दों का प्रयोग किया था, आयोग के अंदर इनको बोला क्या सुनाया आप जाए, गरीबों ने दिया वही आप इनको नहीं जानते हैं सुनाया तो आप जाए किस करते हैं कि और बच्चों मुलायम से नहीं सिंह गलती ने होती है तो महिला कानून से गलती आरक्षण होती है। बिल के क्या बच्चों बोला से था गलती नहीं होती तो कानून से पार्लियामेंट गलती होती है। में? बच्चे इसीलिए किशोर न्याय मुलायम अधिनियम सिंह में यादव जेल ने नहीं महिला भारत की आरक्षण राजनीति बिल बताते हैं पे बड़े क्या लोग की बोला बातों के लिए था, करेंगे। इनको सुनाया जाए। निश्चित तौर पे बात आपको ये नहीं जानकारी तक मानेंगे, नहीं है ये हमारी किशोर बिल्कुल अधिनियम इस जानकारी बात को है। कहता है कि जिस बच्चों से समय गलती चलिए होती है, आपको आज चर्चा तो हम लोग नेताजी ने कहा था, मुलायम सिंह यादव ने कहा था, आज हम लोग मुलायम सिंह यादव ने महिला आरक्षण बिल पे महिलाओं के खिलाफ और संसदीय टिप्पणी करने का तय किया था। लालू प्रसाद यादव ने संसदीय आज हम टिप्पणी लोग करने का तय महिलाओं किया के बिल था। पर चर्चा इनको दिखाया जाएगा आईना। इस देश के सारे लोगों के विरुद्ध है, केवल एक नेशन और एक स्टेट के साथ। चलिए आज तो चर्चा आज प्रधानमंत्री के दौरे पर हो रही है। जयप्रकाश पांडे जी, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है, बहुत सारी विकास योजनाओं को लेकर के आए और खास तौर से देखिए रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर के बाद एक जो दूसरा एक बड़ा जो वहां पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का जो 450 करोड़ की लागत से बन रहा है, उसको भी भगवान शिव का आकार, उसका रूप देने की एक पूरी कोशिश, एक डिजाइन वहां पर तैयार की गई। कुछ फैक्ट्स में बता दूं आपको कि जो वास्तुकला है उसको पूरा भगवान शिव की प्रेरणा से उसको डिजाइन किया गया, यानी जो अर्धचंद्राकार छत होगा, कवर होगा, त्रिशूल के आकार की फ्लड होंगी, घाट पर सीढ़ियों पर बैठने की अलग व्यवस्था की जाएगी। एक तरीके से एक काशी का स्वरूप वहां पर नजर आएगा। तो बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर आपने देखा बना, उसके बाद वहां पर पर्यटकों की संख्या में काफी इजाफा हुआ। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर और अब जो क्रिकेट स्टेडियम है वो भी भगवान शिव से प्रेरित है। आपको लगता नहीं है कि लगातार जो काशी जो धर्म की नगरी है, आज यूं कहते धर्म की राजधानी हम लोग जिसको मानते रहे, उसके लगातार विकास के लिए काम तो वो कर ही रहे हैं और कल भी एक नई सौगात लेकर के आ रहे हैं। देखिए मानस जी, विकास हो काशी का हो तो एक हिंदू होने के नाते क्या कहिए कि हिंदू तो एक जीवन पद्धति है, पूरे दुनिया को उसमें शिकायत नहीं है। इस सवाल का उत्तर मैं दूंगा अति संक्षिप्त में। जो महिला विकास पे कपीस भाई और अशोक जी में थोड़ा मतलब कहिए कि तलखी भी आ गई थी, उसके संदर्भ में मुझे ये कहना है कि देखिए भारतीय जनता पार्टी अगर महिलाओं के बारे में कुछ कहती है तो वैसे ही है कि जितना निष्ठावान राम भक्त काल नेमी थे उतना ही भाजपा हो सकती है। और मैं आपको बता दूं कि बड़े ध्यान से सुनिएगा पांडे जी, जब से इस देश में महिलाओं को इंपावर करने का काम शुरू हुआ है राजा राम मोहन राय के दौर से, तब भी सनातन का नाम लेके राधा कांत देव वेद समाज बनाए, विरोध किए, लेटर लिखे, और वो डिटेल मैं क्या बताऊं। लेकिन हाँ, भारत में विशेषज्ञ जी बैठे बताएंगे, अगर आज हिंदू महिलाएं, बौद्ध जैन महिलाएं पुरुषों के बराबर हैं, तो अगर एक दस्तावेज जो उसको श्रेय दिया जाता है वो हिंदू कोड बिल है। बाबा साहब उसी को पास कराने के लिए इतना बल दिए और अंततः रिजाइन दे दिए। और अगर आप ये बताइए कि हिंदू कोड बिल जब पास हो रहा था तो विरोध किसने किया था? इन्हीं के वैचारिक मार्गदर्शक आरएसएस, जनसंघ, करपात्री जी की रामराज परिषद, इन लोगों ने इतना दबाव डाला कि उसे टुकड़े टुकड़े में पास कराना हुआ। तो अब ये और इनके संगठन का अगर आचरण आप देख लीजिए, इनकी मर्दवादी सोच का, इनके प्रत संगठन आरएसएस है। हमारे भगवान राम या कृष्ण हो या सनातन हिंदू का कोई भी पौराणिक आध्यात्मिक कर्मकांड हो, बिना कहिए कि पत्नी अर्धांगिनी के पूरा नहीं होता। भगवान राम को भी सीता जी की अनुपस्थिति में सीता जी के मूर्ति को स्थापित करके काम करना पड़ा। लेकिन आरएसएस एक ऐसा संगठन है जो आधी आबादी पे विश्वास ही नहीं करता आज भी। और बाकी तो कपीस भाई बताए ही हैं, ये नेताजी के कमेंट की बार बार बात करते हैं, लेकिन एक ब्रजभूषण थोड़ी है
चाहे चिन्मयानंद हो, चाहे कुलदीप सेंगर हो, जहां भी ये हो जाएगा कि बहनों के अस्मिता या उनके कहिए कि खिलाफ कार्य करने वाले जो लोग हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी खड़ी हो जाती है। तो पहली बात तो ये है कि इनकी जो आइडियोलॉजी है, जो इनका संगठन है, वो एक मर्दवादी सोच का है। तो ये कहिए कि अगर ये बात करते हैं आधी आबादी को मतलब ये कहिए कि सहभागिता देंगे, तो ये जो प्रेशर ग्रुप बना है हमारी बहनों का, उसको भ्रम में डालने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो निश्चित रूप से लोग जानते और उसमें भी पास हो गया। अरे पास तो हो गया, सुनिए, लेकिन अब माफी कम मांगेंगे हिंदू कोड बिल के विरोध का। और आपकी उमा भारती क्या कर रही है? देखिए, आप सीनियर व्यक्ति हैं, डिबेट डिरेल ना करिए, सीनियर व्यक्ति हैं, सुनने का धैर्य करिए, मैं आपको सुनूंगा, फिर आप जवाब दे दीजिएगा। और जो शादी नहीं की, अरे भाई, आपको शोभा नहीं देता, हम आपसे तेज बोल सकते हैं, आप पे व्यक्तिगत हमला कर सकते हैं, लेकिन पांडे जी आप वरिष्ठ हैं, सुनिए। दूसरा मैं ये कह रहा था, जिस काशी की परंपरा का नाम लेते हैं ना आप, काशी परंपरा निश्चित रूप से भगवान शिव का केंद्र है, उनकी कृपा है। काशी में असहमति को स्वागत किया जाता है, वो एकेडमिक प्लेस है हमारा, एथेंस कहलाता है। वहां तथागत आए थे तो पौराणिक व्याख्या नहीं कर रहे थे, फिर भी बोध गया में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, सारनाथ में ही पहला धर्म चक्र प्रवर्तन हुआ, पंच भिक्खु भिक्खु सुने, वहां कबीर भी केंद्र बनाते हैं, और वही शंकराचार्य, दयानंद, सारे लोग मौलिक विचार रिफॉर्मर थे, वहां आए सुने। और मोदी जी वहां किस परंपरा में आते? कौन सी वो असहमति को भारत के सदन हो या मीडिया के भाई हो या कहीं भी, किसको वो सुनना पसंद करते हैं? एक अकेला आदमी जो कभी रात को उठेगा किसान बिल ला देगा, कभी नोटबंदी कर देगा, कभी लॉकडाउन कर देगा। तो सवाल यह है कि काशी की जो लोकतांत्रिक विमर्श की परंपरा है, वो उसका प्रतिनिधित्व मोदी जी नहीं करते, क्योंकि तानाशाही की जो ताकतें प्रतीक रही हैं, वो कभी कन्नौज, पटना, दिल्ली हुक्मरानों का केंद्र था। काशी की तो जो मतलब चेतना है लोकतांत्रिक, चाहे आध्यात्मिक भी उसको कहिए, मोदी जी खुद उसके खिलाफ है। और जहां तक पिछड़ों की बात है कि निश्चित रूप से आधी आबादी हो या उसी काशी में, इसी इनका उच्च सदन देख लीजिए, 1/3 बाबा जी के सजाती लोग भरे हैं। इन्होंने पिछड़ों को उम्मीदवार घोषित किया, सुदामा पटेल को, लेकिन उसे हरा दिया बीजेपी ने। उसके बजाय ब्रिजेश सिंह, जो भारत का सबसे बड़े माफिया में आता है, उसके परिवार के व्यक्ति को उच्च सदन में ला दिए, संरक्षण सेन के। तो ऐसा नहीं है कि काशी के पिछड़े नहीं जानते। कपीस भाई सही कह रहे थे, घोषित तो काशी का सांस्कृतिक विस्तार ही है। छोटी काशी गाजीपुर, गाजीपुर के बॉर्डर टच कर जाएगा मऊ का, तो वहां क्यों शिकस्त इनकी हो गई? तो सवाल ये है कि ये अगर मोदी जी इस महिला बिल के बैसाखी के बल पे ये काम करना चाह रहे हैं, तो देखिए सिग्नल आ गया उमा भारती जी का। और निश्चित रूप से अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, चाहे चीन के संदर्भ में इनके बयानबाजी हो, बताइए 10 किलोमीटर अरुणाचल में इनका सांसद कर रहा घुसा पड़ा है। अभी गलवान घाटी में हम उस पेट्रोलिंग पॉइंट तक नहीं पहुंच रहे हैं, और ये मुद्दा वहां कुछ ना ही कह रहे हैं कि कोई आया ही नहीं। इस तरह का प्रधानमंत्री हो, बल्कि गलवान घाटी के बाद आज क्या $100 अरब से ऊपर का हमारा व्यापार घाटा। दुश्मन देश से इतनी मोहब्बत इसलिए है कि अडानी का इन्वेस्टमेंट है, अडानी के काले कारनामे में चीन की शिरकत है। तो सवाल ये है कि मोदी जी जो भी यहाँ भी काम करते हैं, बताइए कारपेट पे कौन सा मोची? अरे वो तो रविदास की नगरी है। यहाँ विक्रमादित्य भी भेष बदल के जाते थे। कभी सड़क पे आइए तो हुजूर आप कारपेट बिछा के मोची का मतलब वो भी फोटो सेशन कर लेंगे। तो जाहिर बात है कि मोदी जी की जमीन खिसक गई है। और कपीस भाई अच्छी बात कर रहे थे, आप बताइए कौन सी लोकतांत्रिक चीज जो लॉ इंप्लीमेंट 10 साल बाद 5 साल बाद होना है, उसको आप आज पारित कैसे करें? भविष्य में कौन सा जनादेश आएगा, किसका नेतृत्व होगा? इसका मतलब ये है, जो तानाशाह होते थे, सद्दाम सहित, स्टालिन सहित, ये लोग अपनी मूर्तियां पहले ही लगवा लेते थे, और बहुत बड़े जो मकबरे वाले लोग हैं वो भी अलाट करा लेते थे, क्योंकि वो जानते थे कि बाद में जनाजा भी नहीं कोई उठाने वाला। तो मोदी जी का बिल, महिला बिल अच्छा है, लेकिन निश्चित रूप से उमा भारती जी का कमेंट सही है कि उसमें पिछड़े दलितों की समुचित भागीदारी होनी चाहिए। और आज दुख है कि सदन नया बन गया है, लेकिन सदन मिट्टी गारे से नहीं बनता। अगर पिछड़े दलितों की आवाज रहनुमाई करने वाले लोग नहीं जाएंगे, तो कहाँ डॉक्टर लोहिया की बहस हो रही है 3 आना 15 आना की हो रही है। अब तो नेहरू जी का जितना अंतराल था, वो उनका दैनिक खर्चा था, और प्रति व्यक्ति की जो आज 27 रुपया दैनिक आमदनी पे हमारा कहिए कि यहाँ 1,77,00,000 किसान परिवार गुजारा कर रहा, तो ये कौन बहस करेगा? वो लोग जो मतलब उच्च वर्ग के हैं, जो अमीर वर्ग के लोग आते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि आधी आबादी में भी अगर वो अभिजात वर्ग की महिलाएं आएंगी, तो वो जमीनी हकीकत से दूर रहेंगी। वो तो कंगना रनौत अगर आ जाएंगी, तो वो तो कहेंगी भारत की आजादी
मतलब 2014 से मिली है। तो ये तो जाहिर बात है कि हमें ये इसमें सुधार करना चाहिए। और जयप्रकाश जी, आप विद्वान आदमी हैं, इसलिए मैं आपको बीच में टोकना नहीं चाहता था, लेकिन 5 रुपए में भरपेट खाना तो आप भी खिला रहे थे एक जमाने में, याद होगा आपको कितनी आलोचना हुई थी। क्या कह रहे हैं, जरा फिर से करिए, सुन नहीं पाए। अरे एक जमाने में 5 रुपए में भरपेट खाना आप भी खिला रहे थे। मीडिया ने उस वक्त हाथों का साइज देख के बताया था, आपके एक बड़े नेता वो हाथ से बता रहे थे कि भरपेट खाना कितना खा सकता है, तो उसका इंच नाप करके मीडिया चैनल्स में वो चल रहा था। तो देखिए एक चीज जानिए मानस जी, गरीबी हटाने के जितने भी नीतिगत निर्णय हुए, मनरेगा ही है, तो स्वाभाविक बात है कि मनरेगा को उठा लीजिए, तो वो स्वाभाविक रूप से ग्रामीण क्षेत्र के खेतिहर मजदूर, जो दिहाड़ी मजदूर हैं, उनका सबसे बड़ा रोजगार और उनके भरण पोषण का स्रोत है। उसमें 30,000 करोड़ रुपए की कटौती हुई है। अब केवल 40 दिन रोजगार मिल रहा है। तो ये जरूर है कि कुछ विसंगतियां हुई, लेकिन हम सतत सीखते रहे, और हमारी नीति नेहरू जी से लेके इंदिरा जी से आज तक, मनमोहन सिंह तक, ये कभी नहीं रही कि विषमता, उदारवाद में भी इतनी विषमता की खाई नहीं थी। आज मतलब 168 अरबपति हो गए 102 से, मोदी जी के बाद, तो कोरोना के बाद। तो अब ये है कि और एक तरफ देखिए निम्न, ये मध्य वर्ग को एकदम कुचल देना चाह रहे हैं, किसानों की आय गिर रही है, तो जो अमीरी गरीबी की खाई बढ़ रही है। इंदिरा जी के दौर में तो MRTP एक्ट ही था, तो राष्ट्रीयकरण तक किया गया। और अगर इंदिरा जी वाली चेतना पे चला जाए तो अडानी को बहुत दिन नहीं था, राष्ट्रीयकरण उससे पहले मतलब कहे कि बैंकों का या खदानों का हो गया था। तो ये ऐसा नहीं है, जनहित के लिए बड़े कठोर निर्णय भी किए गए कांग्रेस के द्वारा, और ये इसमें दलगत बात ही नहीं है। आधी आबादी को सशक्तिकरण करें, भले बताइए हमें, कपीस जी को या अनिल भाई को क्या दिक्कत होगी, लेकिन अब ये है कि आप इवेंट करेंगे, करना कुछ नहीं है, वो भी आप टालेंगे, और वो बिना तैयारी। मैं बार बार कह रहा हूं कि अलोकतांत्रिक प्रधानमंत्री है, इनके मार्गदर्शक मंडल से सलाह नहीं, इनके कहिए कि जो प्रति संगठन है सलाह नहीं, संसदों से राय नहीं, वित्त मंत्रालय की कोई घोषणा होगी वित्त मंत्री को ही नहीं पता। अगर ये राय पर इतना बढ़िया सामाजिक इशू था ना ये, तो आपको स्पेशल सेशन के पहले कौन सी, आपको मालूम था, हमें मालूम था, इनके सांसदों को मालूम ही नहीं। इसमें क्यूरियोसिटी क्या क्रिएट करना, आप सबसे राय परामर्श ले लेते, कुछ बेहतर हो जाता। जो गलतियां आप करके किसान बिल की तरह वापस लेते हैं या विरोध होता है, तुगलक वाली आपकी दशा होती, उससे आप बच सकते थे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि मोदी जी खुद एक अलोकतांत्रिक चरित्र हैं, काशी की परंपरा के ये अगेंस्ट हैं, और महिला आबादी, महिला सशक्तिकरण पे भारतीय जनता पार्टी से बड़ा शत्रु कोई नहीं है। निश्चित रूप से भाजपा, और भाजपा की सोच के सनातन मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन भाजपा की सोच वाली सनातन विचारधारा जब तक ध्वस्त नहीं होगी, तब तक आधी आबादी, अकलियत, दलित, पिछड़ों के साथ न्याय नहीं हो सकता। चलिए, मनोज पांडे जी हमारे साथ मौजूद है। मनोज पांडे जी, जयप्रकाश जी तो देखिए कह रहे हैं कि मोदी जी काशी की विचारधारा के बिल्कुल प्रतिकूल है, लेकिन ये भी बात सत्य है कि लगातार काशी की जनता उनको चुनाव जिताकर भेज रही है, और अभी भी उनका क्रेज वहां पर कम नहीं हुआ। लेकिन इन सबके बीच काशी से लेकर के और अवध, यानी जहां लखनऊ हम लोग बैठे हुए हैं, यहाँ तक एक माहौल जरूर बन रहा है। संगठन, संघ और सरकार तीनों की साझा रणनीति पर जबरदस्त मंथन चल रहा है। देखिए, जहां तक अब 2024 का चुनाव आ गया है, महिला आरक्षण बिल भी पास कर लिया गया सदन में, अब उसके क्रेडिट की बात है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ये प्रयास कर रही है कि उसका क्रेडिट उसके खाते में आए। हालांकि वो बिल सबके सहयोग से पास हुआ है, अकेले भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से नहीं पास हुआ, विपक्ष ने अपने अपने प्रस्ताव रखे, खारिज कर दिया गया। चुनाव का समय आ रहा है, गठबंधन दोनों तरफ बड़ा स्पष्ट दिखाई दे रहा है, और एक बात बड़ा स्पष्ट दिखाई दे रही है कि चुनाव के कारण बहुत सारे बिल और बहुत सारी चीजें अभी और होंगे और पास होंगे। तो जो सबसे बड़ी बात है कि मोदी जी बनारस में, तो उनका पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है, दूसरा बिहार का। देखिए, बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लाइन से पहले नीतीश जी थे, अब सरकार बदल चुकी है, तो पूर्वांचल से बिहार को भी साधना है, पूर्वांचल से मध्य उत्तर प्रदेश तक साधना है। तो इस साधने के लिए प्रधानमंत्री जी बार बार आ रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, महिला आरक्षण बिल को पास करके भारतीय जनता पार्टी ये दिखाना चाहती है कि वो महिलाओं की सबसे बड़ी हितैषी है और महिलाओं का मत सबसे अधिक लेना। जैसे पिछली बार तलाक का मुद्दा आया, तलाक पर इन लोगों ने कानून बनाया और ये कहा कि हम मुस्लिम महिलाओं के पक्ष में काम कर रहे हैं, और जब चुनाव हुआ
तो चुनाव में मुस्लिम महिलाओं का मत बढ़ा भी था और भारतीय जनता पार्टी को उसका लाभ मिला। तो भारतीय जनता पार्टी इसके लिए, मोदी जी इसके लिए प्रयासरत है। और आप देखें, जब चुनाव आ गया है तो सारे लोग अपने अपने राजनीतिक दलों के एजेंडे के साथ, और एक बात निश्चित रूप से मान के चलिए कि इस चुनाव में जो गठबंधन है इंडिया का और एनडीए का, चुनाव इतना आसान नहीं होगा। पूर्वांचल में करारी हार भी हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी की घोसी में, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चिंता का भी विषय, भारतीय जनता पार्टी के लिए अकेले नहीं, पूरे एनडीए के लिए चिंता का विषय है। क्योंकि इंडिया का खाता, अगर इंडिया के रूप में उसे देखें, हालांकि खाता समाजवादी पार्टी का खुला है, लेकिन जिस समय चुनाव हुआ इंडिया का गठबंधन हो गया था, तो इंडिया गठबंधन का को एक सीट भी पूर्वांचल में मिल गई है। तो ये भी एक बहुत बड़ा विषय है प्रधानमंत्री जी के आने का, प्रचार का और इन विषयों पर सोचने का। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अब इस बात के लिए पूरे तरीके से सतर्क हो गई है घोसी के चुनाव को हारने के बाद, कि अगर उन्होंने अपने संगठनात्मक कार्य नहीं किए, प्रचार प्रसार नहीं किया, तो वो चुनाव उनके लिए बड़ा दुष्कर रहेगा। चलिए अनिल दुबे जी, आपको क्या लगता है कि महिला आरक्षण कोई चुनाव में मुद्दा बन सकता है? अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। प्रधानमंत्री कल काशी पहुंच रहे हैं, अब इसके बाद आप देखेंगे कि अगले महीने से पूरे देश में प्रयास होगा, जिसमें जो अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का जो वहां पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, पूरे देश में एक माहौल बनेगा। अभी तो बहुत सारे मुद्दे हैं भारतीय जनता पार्टी के पास, और लगातार राष्ट्रवाद की बात वो कर ही रहे हैं। वो बार बार सीना ठोक के कह रहे हैं कि हमने कहा था धारा 370 हटाएंगे, हटा दिया, हमने कहा था महिला आरक्षण का बिल लेके आएंगे, ले आए। तो आप क्या लग रहा है, समर्थन तो आप सभी लोगों ने किया? अनिल दुबे जी मानस जी, मैं कह रहा हूं समर्थन तो आप सभी ने इस बिल का किया, और क्या आपको लगता है कि महिला आरक्षण का बिल चुनाव आने तक, जब तक चुनाव का प्रचार अपने पूरे परवान पर आएगा, उस वक्त कोई मुद्दा रह भी जाएगा? महिला आरक्षण बिल पास हो गया। महिला आरक्षण बिल को सभी ने समर्थन दिया, इंडिया गठबंधन ने समर्थन दिया और राष्ट्रीय लोकदल ने भी समर्थन दिया। और हम लोग चाहते हैं कि महिला आरक्षण बिल इस देश में लागू हो जाए, 2024 में लोकसभा के चुनाव में लागू हो जाए और 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव में भी लागू हो जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बात महिलाओं की कर रही है। महिला आरक्षण बिल लाए तो है, महिला आरक्षण बिल को पास करा दिया, विपक्ष ने भी सहयोग कर दिया, महिला आरक्षण बिल मानस जी इन्होंने पास करा, लेकिन इनकी मंशा महिलाओं के प्रति अच्छी नहीं है। ये केवल चुनावी लाभ के लिए महिला आरक्षण बिल लाए हैं, महिला आरक्षण बिल को पास किया है, लेकिन इनकी जो मंशा है वो ये है कि 2001 में जब स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, तो एक संविधान संशोधन हुआ और उस संविधान संशोधन के माध्यम से जनगणना पर 2026 तक रोक लगी है। ये बात भारतीय जनता पार्टी को भी पता है कि 2026 तक जनगणना नहीं हो सकती। और ये जो इन्होंने विधेयक ये लाए हैं, जो बिल लाए हैं, उसमें क्लॉज लगा रखा है कि पहले जनगणना होगी, फिर उसके बाद परिसीमन होगा। तो इनको जनगणना के लिए, जनगणना कराने के लिए इनको जो है संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, वो ये कर नहीं रहे हैं। तो इनकी मंशा जब 10 साल बाद, मानस जी 10 साल बाद ये बिल लागू होगा, तो जब 10 साल बाद लागू होना था तो विशेष सत्र बुलाने की क्या जरूरत थी? विशेष सत्र जब आपने बुलाया तो आप इस बात का उसमें उल्लेख करिए, ऐसे संविधान में संशोधन करने की बात करिए कि 2024 के लोकसभा चुनाव में इस देश की महिलाओं को इस आरक्षण का लाभ मिल जाए। इस आरक्षण का लाभ पिछड़े वर्ग की महिलाओं को, दलितों की महिलाओं को, अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं को भी मिले, उसका इन्होंने उसमें प्रावधान नहीं किया है। सारा विपक्ष इस बात को मांग कर रहा है। हम लोग राष्ट्रीय लोकदल के लोग, राष्ट्रीय लोकदल के नेता चौधरी जयंत सिंह जी ने राज्यसभा में खड़े होकर के कहा कि उसमें सभी वर्ग की महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन इनकी मंशा साफ नहीं है। मुझे तो लगता है कि जो ये बिल आए हैं, ये बिल भी ये उसी तरह के जुमलों में शामिल हो जाएगा जैसे किसानों की आमदनी 2022 तक दोगुनी करने का वादा था, जैसे 2 करोड़ नौजवानों को प्रतिवर्ष रोजगार देने का वादा था, विदेशों से काला धन लाने का वादा था,
आप महंगाई को कम करने का वादा था, भ्रष्टाचार को खत्म करने का वादा था, लोगों के खातों में 15-15 लाख रुपए भेजने का वादा था। तो ये उसी तरह का ये जुमला कहीं बन करके न रह जाए, हमारी ये आशंका है। और हम आपके चैनल पर बैठ करके ये मांग करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो ये बिल लाई है, इसको इसी सत्र में, ये जो 2024 का लोकसभा चुनाव आने जा रहा है और 5 राज्यों के जो चुनाव होने, उनमें ये आरक्षण लागू हो जाए, तभी देश की जनता को इसका लाभ मिलेगा। अन्यथा ये आपका चुनावी जुमला ही समझा जाएगा। अच्छा अर्कवंशी जी, ये देखिए आरोप लग रहा है कि जो असल मुद्दे, चूंकि 10 साल होने जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि जनता जवाब तो मांगेगी कि कहाँ कम हुई महंगाई, कहाँ आया काला धन विदेशों से। ये कहा जा रहा था कि स्विस बैंक में जितना भी काला धन है सब वापस ले आएगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ये भी कहा गया था कि जो रुपया लगातार कमजोर हो रहा था डॉलर के मुकाबले, वो एक मजबूत मुद्रा के रूप में इस्टेब्लिश होगा, लेकिन वो भी नहीं हुआ। महंगाई देखी रहे, गैस सिलेंडर के दाम लगातार बढ़ी रहे, अभी 200 रुपए कम हुए। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब आपको देने हैं। अब ये कहा जा रहा है, अगर मान लीजिए इंडिया गठबंधन के तमाम नेता ये कह रहे हैं कि आप एक माइंड डाइवर्जन का खेल खेल रहे हैं, एक बिल ले आए और पूरे देश में चर्चा शुरू हो गई, पूरी मीडिया में हल्ला कटा हुआ है, हर जगह 24 घंटे इसी पर बात हो रही है। इस बीच में कुछ तो चुनाव में भय है ही आप लोगों को, तभी तो लगातार मंथन भी हो रहा है। संघ भी है, सरकार भी है, संगठन भी है। एक बैठक मोहन भागवत जी के नेतृत्व में चल रही है, एक सुनील बंसल जी के नेतृत्व में चल रही है। तो कुछ तो तकलीफ, कुछ तो भय है आपको, जनता को जवाब तो देना ही पड़ेगा आपको। अर्कवंशी जी। नहीं, देखिए मानस जी, एनडीए गठबंधन कोई भी चुनाव को छोटा चुनाव समझने की कोशिश नहीं करती है और हम हर चुनाव को चुनौती में लेने का काम करते हैं। रही बात इन मुद्दों को लेकर, जनता जवाब इन लोगों से भी मांगने का काम करेगी। जब ये वोट मांगने के लिए जाएंगे तब समाजवादी पार्टी से भी मांगने का काम करेगी, बहुजन समाज पार्टी से भी मांगने का काम करेगी और कांग्रेस के लोगों से भी मांगने का काम करेगी। देश में आपकी 50 साल कांग्रेस की सरकार रही, तब आप इस बिल को लाने का काम क्यों नहीं किए? समाजवादी पार्टी की 4 बार सरकार रही और आपने समर्थन किया, तब आपने इस बिल को लाने का काम क्यों नहीं किया? तो कहने का मतलब आज आप समर्थन बड़े अच्छी तरीके से ढंग से कर रहे हैं। आपको जो अगर ये बिल गलत लग रहा था, आपको इस बिल में जो कतई खामियां नजर आ रही हैं, ये बिल नहीं पास होना चाहिए, तो आपने वहां पर समर्थन करने का काम क्यों किया? आपको सीधे सीधे खारिज कर देना चाहिए था, आपको वहां पर वोट खिलाफ में देना चाहिए था, मगर आपने नहीं किया। इसलिए नहीं किया क्योंकि आपको जनता के दरवाजे जाना है। आप तो साफ कहेंगे नहीं, देखिए हमने तो बिल का समर्थन किया है, हम बिल में वोट देकर आए हैं, बिल के लिए वोट देने का काम किए हैं। तो ये जनता को गुमराह करने के लिए इन्होंने वोट देने का काम किया है और ये इस बिल के समर्थन में ना ये पहले थे और ना ये आज है, क्योंकि इन लोगों ने अभी बहुत से नाम तो गिना दिए थे कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय ने, मगर गायत्री प्रजापति जी का नाम गिनाने का काम नहीं किया था कि उन्होंने किस तरीके से महिलाओं के साथ अत्याचार करने का काम किया था। तो बहुत से सभी के ऊपर आरोप लगते हैं, सभी चीजें ऐसी आती हैं, मगर आज जो महिलाएं जिस बिल के इंतजार में बैठी थी, आज उनको उनके हिस्सेदारी देने का जो साहस दिखाने का काम किया तो देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। आज तक आप लोग सिर्फ ये करते रहे, आपने दिखावा करने का काम किया, वो चाहे न्याय समिति की रिपोर्ट को लेकर उत्तर प्रदेश में हो, चाहे आप पिछड़ों के हिस्सेदारी को लेकर हो, चाहे आप दलित के हिस्सेदारी को लेकर हो, आपने कभी देने का काम नहीं किया। तो जवाब तो इनसे भी मांगा जाएगा, जवाब हम लोग देने के लिए तैयार है। और रही बात उत्तर प्रदेश में घोषी उपचुनाव की, तो समाजवादी पार्टी बहुत प्रफुल्लित होने का काम ना करे, क्योंकि घोषी चुनाव ना कोई जादू था अखिलेश जी का, ना कोई शिवपाल जी का वहां जादू था। वहां पर कुछ लोकल मुद्दे ऐसे थे जिन मुद्दों को लेकर जनता एकजुट होने का काम किया और उनका हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। उन्होंने जो भी निर्णय लिया, ऐसा नहीं कि हम घोषी के चुनाव के बाद बैठ गए। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी लगातार उत्तर प्रदेश बिहार की धरती पर कार्यक्रम के माध्यम से उनके सुख दुख के बीच में जाने का काम करते हैं, जनता के मुद्दों को उठाने का काम करते हैं। तो अब घबराने की जरूरत समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की जमीनी उत्तर प्रदेश में नहीं है। आज जो एनडीए के गठबंधन 80 सीटें उत्तर प्रदेश में देने जा रहा है, इसलिए ये लोग घबरा रहे हैं कि आखिर ये जो गठबंधन माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का हो गया है, तो जो हमारे पास सीटें आई थी 2022 में इनके द्वारा, अब उत्तर प्रदेश में हमारे पास वो सीटें आने वाली नहीं, इसलिए बहुत घबरा रही समाजवादी पार्टी। कपिल जी हंसिए नहीं, क्योंकि इसलिए अब हंसने का वक्त
अभी आपका है क्योंकि आप घोषी जीते हैं, मगर 2024 में आपका रोने का वक्त आएगा और आप देखिएगा उत्तर प्रदेश ये 80 की 80 सीटें एनडीए गठबंधन को देने जा रहा है। ये घबराहट आप लोगों की है। कपिल जी, आप ऐसे हंस रहे हैं जैसे अर्कवंशी जी ने कुछ चुटकुला सुना दिया आपको। मुझे भाई साहब हंसी आ गई। चुटकुला नहीं सुना रहे, क्या कितना हंस रहे हैं। सुन तो लीजिए, अभी भी इनके अंदर वो सुधार नहीं है जो जनता इनसे चाहती है। हम तो चाहते हैं कि हमारा प्रचार करें ऐसे ही, जैसे प्रचार इन्होंने घोषी में हमारा किया था, और हम तो चाहते हैं कि और बोले। यादव समाज के प्रति बोल चुके, अब और भी कुछ समाजों के प्रति बोले। परेशान मत होइए कपिल जी। और किनको कब बुद्धि आती है। अरे सुनिए हरवंशी जी, सबसे बड़ी बात कि ओम प्रकाश राजभर साहब बड़े न्यायप्रिय व्यक्ति हैं। उन्होंने तो राजभर समाज को नहीं छोड़ा। उन्होंने बताया कि जो प्रदेश की इकोनॉमी में सबसे बड़ा बजट जाता है वो राजभर समाज दारू पी के भेजता है। अब आप बताइए, जो आदमी जिस कुल में पैदा हुआ, अरे जिसको है ना निज गौरव न जाति पर अभिमान है, वो नर नहीं नर पशु निरा और मृतक समान है। जिसको अपनी जाति पर, अपने धर्म पर, अपने देश पर, अपने कॉन्स्टिट्यूशन पर गर्व ना हो और वो आदमी गैर कॉन्स्टिट्यूशन की चीजें कहे, एक समाज को अपमानित करने का काम करे, समाज ने जता दिया। और खाली एक समाज ने नहीं, इसको सारे समाजों ने लिया। इनको तो राजभर वोट नहीं मिला, तड़प गए, राजभर वोट नहीं पाए। और हम तो चाहते हैं आदरणीय मित्र, यही बोलतू पन्ना आप करते रहो और योगी आदित्यनाथ को भीख मंगाने का ट्रेनिंग देते रहो। आपने कहा था, हमने तो नहीं कहा कि योगी आदित्यनाथ। अरे आपके भी अध्यक्ष जी ने धक्का मारने का काम किया था, वो भी वीडियो बताया करिए। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किस तरीके से, आपके शिवपाल चाचा ने आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ही बताया चोर चक्कों की पार्टी है समाजवादी पार्टी। ये भी तो देखिए ना कि आज उन्हीं का आप गुणगान गा रहे हैं जो आपकी पार्टी को चोर चक्का की पार्टी बताते थे। पुराना रिश्ता है, टेम्पो हाई करने वाला। जहूराबाद के जमूरे को टेम्पो हाई करने का पुराना रिश्ता है। उन्होंने ऐसा भारतीय जनता पार्टी का टेम्पो हाई किया कि वो बाय बाय हो गया। जिस 50,000 से जिताने की बात कह रहे थे, उसी 42,765 पद से हराने का काम किया। अब इससे ज्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है हमारे लिए। अभी आप 2024 का इंतजार करिए कपिल जी। ये आपकी हंसी रोने में ना तब्दील हो तब आप कहिएगा, क्योंकि आपके पास जो जमीन मानी नेता श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने तैयार करके आपको पूर्वांचल में दी थी, वो अब आपके पास नहीं है। दिक्कत ये आपकी है, इसलिए आप उनके ऊपर आरोप लगाने का काम करते हैं, इसलिए आप इस तरीके से भाषा बोलने का काम करते हैं। आपने भी कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था, क्या हाल किया था? आपने बहन जी के साथ क्या हाल किया? सदन में सभी लोगों ने देखा किस तरीके से आपने राजभर समाज के रामचंद्र राजभर जो आपकी पार्टी में, उनको पीटने का काम किया। ओम प्रकाश राजभर कितने बाप के औलाद हैं? बता रहे ना आप भी, ये तो राजभर ने, हम बता रहे हैं। सबने देखा किस तरीके से चाचा और पिता का धक्का देने का काम करते हैं अखिलेश यादव जी। सबने देखा, वो दीजिए ना वीडियो। अखिलेश यादव जी किस तरीके से सम्मान करते हैं और शिवपाल यादव जी कहते हैं चोर चक्कों की पार्टी। शिवपाल यादव चोर चक्कों की पार्टी बताते हैं, गुंडों की पार्टी बताते हैं। शिवपाल यादव जी कहते हैं चोर चक्कों की पार्टी है। ये राजभर बोल तो रहे, शिवपाल यादव जी कहते चोर चक्कों की पार्टी है। शिवपाल यादव से पूछिए कि चोर चक्कों की पार्टी में कपिल श्रीवास्तव कैसे है। कपिल श्रीवास्तव को थोड़ा अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि चोर चक्कों की पार्टी में आप शामिल है। चोर चक्कों की पार्टी में शामिल होकर आपकी भाषा इसी तरीके की होगी कपिल जी। चलिए, समय धीरे खत्म हो रहा है, तो सबके पास चलिए, आपको पांडे जी के पास चलते हैं। बताओ कितने बापों की औलाद है? अमित शाह को भेज नहीं पाया, भेजा? आप हमें बताओ, मोदी जी को भेजा? इंतजार करिए 2024 का इंतजार करिए। उत्तर प्रदेश में आपको एक भी सीट नहीं मिलने वाली। ये घबराहट आपकी है, बस दिक्कत आपकी है कि एनडीए के साथ स्वतंत्र भारतीय समाज पार्टी का गठबंधन हो गया, जो आपको 47 से 125 पर ले जाने का काम किया। इसी वजह से आपको दिक्कत हो गई कि अब हमारे पास तो जमीन ही नहीं बची। बताओ ना कितने बाप की औलाद है? ये तो उसने खुद ने कहा है। बताओ मुझे कि कितने बापों की औलाद है? आप चिंता मत करिए, आपको जनता बताने का काम करेगी। 2024 का
2024 का चुनाव आ चुका है, खाली एसी कमरों में बैठिए, आप ट्विटर पे रहिए, आप एसी कमरों में बैठिए, आप ट्विटर पे रहिए, जनता आपको खुद जवाब देने का काम करेगी। नेता क्या सभी कहेंगे कि कर बाप के औलाद है? पहले ये बता दो आप, ये आप बता नहीं पा रहे हो, आप उनके प्रवक्ता बने बैठे हो। चलिए कपिल जी, अपनी कथा को आगे बढ़ाते हैं। व्यक्तिगत हम लोग के लिए आप बता पा रहे हो कि कितनी बाप की औलाद है? उनसे बताएगी, जनता बताएगी आपको, परेशान मत होइए, जनता बताएगी कपिल जी आपको। औलाद है ये जनता पूछिए घोषी की। 42,000 साल को 65 जनता ने पूछा है चुनाव हरा के। चलिए कपिल जी, हम लोग आगे बढ़ते हैं। कपिल जी, हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अशोक पांडे जी के पास। अशोक जी, कपिल जी तुम्हारी तो दौराबाद के अशोक पांडे जी, क्योंकि आज से 10 साल पहले यानी 2013 से जो कैंपेन शुरू हुआ था 2014 तक जिसने परवान पकड़ा, तो बहुत सारे बातें ऐसी थी, बहुत सारे नारे ऐसे थे जो उस वक्त लोगों की जबान में रट गए थे। लेकिन अब 2024 में आपको जाना है, आप जनता से कैसे कहेंगे कि अच्छे दिन आने वाले हैं? देखिए, आपको बता दें कि अभी हाल पर बड़ी हंसी हो रहे थे कपिल श्रीवास्तव। हम वो 2 उपचुनाव हार गए थे, गोरखपुर और फूलपुर, और फिर हमने समीक्षा किया, दोनों जीत गए। तो हम जीतेंगे इसमें कोई दो राय नहीं। हंसी उड़ा ले, हंस ले, ऐसे ही हंसते हैं, बाद में रोएंगे। और अभी बात कर रहे थे पहले दिन नैतिकता की बात, नैतिकता की बात कर रहे थे। इस मुल्क में अपार्टमेंट लगाने वाले लोग अब लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं, लोकतंत्र का गला घोटने वाले लोग लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिन लोगों ने 70 साल शासन किया, शौचालय नहीं दे पाए, इज्जत आपकी माताओं बहनों को नहीं दे पाए, माताओं बहनों के ऊपर चलते रहे। आरक्षण भी आया तो लालू यादव हंसी उड़ाते रहे, और जब फांसी की सजा आया तो नेताजी कहे कि नौजवानों से गलतियां हो जाया करती है। वो लोग हैं जिनका दृष्टिकोण महिलाओं के प्रति बहुत गलत है। सबसे बड़ी बात है डॉक्टर लोहिया का नाम लिया गया। सुनिए, लोहिया का नाम लिया गया। लोहिया ने कहा था पूरा समाज हमारा परिवार है, और अखिलेश कहते हैं ये पूरा परिवार ही हमारा समाज है। वो लोहियावादी लोग नहीं है, वो सैफईवादी लोग हैं। यहाँ राम गोपाल, चंद्रपाल, शिवपाल, धर्मेंद्र, बकिया सब बलिहार, दाता एक राम, सारी दुनिया। ये लोहियावादी पार्टी नहीं है, ये सैफईवादी पार्टी है। लोहिया पूरे समाज को परिवार कहते थे, एक परिवार को समाज कहने वाले लोग हैं। नारी के प्रति इनका आचरण गलत है। गायत्री प्रजापति जैसे लोगों का ये मंत्र का जाप करने वाले ये लोग हैं। मेरा कहना है निश्चित तौर से अब जब महिला बिल पास हो गया है, आपने भी समर्थन दिया है, तो बाहर पार्टियों की तरह भाषण करना बंद कर दो। जयप्रकाश पांडे जी के पास चलते, समय का भाव है कपिल भाई, क्योंकि सभी से मुझे बात करनी है, सभी का कमेंट लेना है। जयप्रकाश जी देखिए, संघ संगठन और सरकार यानी एक कोशिश हो रही, जैसा मैं पहले भी जिक्र कर रहा था, मुद्दे क्या होंगे। देखिए, आपके ये जो बार बार कहा जाता है कि विपक्ष दरअसल मुद्दों को उठा ही नहीं पाता, इतना आपस में ही उलझ जाता है। देखिए, अभी महिला बिल को लेकर के इतना ज्यादा आक्रामक है विपक्ष कि देखिए, महंगाई के मुद्दे पे कोई चर्चा नहीं हो रही है, बेरोजगारी के मुद्दे पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। अभी इससे पहले अभी आप देखिए घोसी के चुनाव में इन्हीं सब मुद्दों को पर चर्चा हो रही थी। तो ये जो कहा जा रहा है उस तरीके से डाइवर्जन, माइंड डाइवर्जन का एक गेम हो रहा है कि असल मुद्दों से ध्यान हटा करके दूसरे मुद्दों पे ले गए। तो अगर मान लीजिए चुनाव में तो हर पॉलिटिकल पार्टी को अपनी रणनीति अख्तियार करने का हक होता है। और देखिए, इसमें भी शक नहीं, जिस बात का जिक्र अशोक पांडे जी करते, इस देश में पहले ख्याल क्यों नहीं आया कि महिलाओं को इज्जत घर की जरूरत है। अगर कोई कैंपेन किसी सरकार की तरफ से शुरू किया जाता है तो निश्चित तौर पर उसका लाभ भी तो, पॉलिटिकल माइलेज भी तो उसी पार्टी को मिलेगा ना। जयप्रकाश जी, अगर महिलाओं को उज्ज्वला योजना दे करके अगर मोदी जी ये कहते हैं कि हमने
अपनी माताओं बहनों को धुएं से आजादी दिलाई, तो पॉलिटिकल माइलेज भी तो वही लेंगे। जैसे आपने अगर किसानों का ऋण माफ किया था 2009 में, तो उसका पॉलिटिकल माइलेज आप ही को तो मिला, उस वक्त तो बीजेपी को नहीं मिला। आडवाणी जी ने तो बड़ा प्रयास किया, लेकिन वो नहीं बन पाए प्रधानमंत्री, बीजेपी को नहीं ला पाए सत्ता में। तो निश्चित तौर पर अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने कार्यकाल में किसी योजना की शुरुआत करती है, एक समाज के एक वर्ग तक किसी लाभ को पहुंचाती है, तो जयप्रकाश जी उसका पॉलिटिकल माइलेज भी तो उसी को ही मिलेगा ना। देखिए, पॉलिटिकल माइलेज तो स्वाभाविक रूप से आप अगर समाज को सशक्त कर रहे हैं या उनके आर्थिक दृष्टि से सशक्तिकरण का कोई प्रयास कर रहे हैं तो आपको लाभ मिलेगा ही। लेकिन अगर यही सच होता तो जो भारत का देखिए पिछड़ा क्षेत्र है, जैसे पश्चिम भारत तो सशक्त है, लेकिन जैसे ही आप देखिए बिहार, बंगाल, उड़ीसा, आंध्र, तेलुगु, तो जैसे बाकी तो कर्नाटक, तमिलनाडु की ठीक स्थिति है आर्थिक, लेकिन तो फिर यहाँ ये मोदी जी का आधी आबादी का जो इज्जत घर बहुत प्रचारित है, चूंकि वहाँ की प्रति व्यक्ति आय इतनी नहीं है कि वो अपने से चूंकि घर ही नहीं है कायदे का और उसमें वो उस स्ट्रक्चर को बना पाएंगे, संभव नहीं है। तो स्वाभाविक सी बात है कि ये मसला है ही नहीं है। अगर आप समाज को सशक्त कर देंगे तो जो जिन बुनियादी चीजों की बात आप कर रहे हैं वो घर जल से नल तो जाएगा ही, लेकिन अगर एक व्यक्ति सनक के एक योजना बनाएगा तो आप जानते हैं कि जैसे पूर्वांचल में, बिहार में, बंगाल में पानी की अधिकता समस्या है, बाढ़ की प्रॉब्लम, पेयजल की प्रॉब्लम नहीं है। एक समरसेबिल से मतलब पानी खिंच जाएगा, जितना बुंदेलखंड में 10 हार्स पावर का ट्यूबवेल नहीं लाएगा। तो स्वाभाविक बुंदेलखंड में जब ग्राउंड वाटर की क्राइसिस है तो वहां भी आप टंकी डाल देंगे लेकिन नल सूखे रहेंगे क्योंकि ग्राउंड वाटर आपके पास नहीं है। तो सवाल यह है कि ये हर चीज का एक इवेंट बनाते हैं। 10 साल बाद आरक्षण लागू होगा, उसका भी प्रचार कर लो। और इसमें इसलिए मुझे लगता है कि मोदी, जो आप बहुत अच्छा सवाल कर रहे थे पांडे जी से, कि अब मोदी जी ऐसे स्टेज पे खड़े हो गए हैं कि उनसे उन्हीं के पुराने जो कमिटमेंट है, जो घोषणाएं हैं, वो एक क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह की तरह खड़ी हो जाती है, क्योंकि उस पे वो खड़े हैं नहीं। जो विकास का उनका मॉडल है, स्वाभाविक रूप से जो मतलब विषमता की खाई इतनी बड़ी है, बेरोजगारी बढ़ रही है, ग्रामीण दिहाड़ी मजदूर हो या शहर के शिक्षित लोग हों, उनमें बहुत ज्यादा तनाव है। और जो ये धार्मिक मुद्दों की बात, अगर आज बनारस में चर्चा इस बात की हो रही है कि काशी महादेव का मंदिर बनेगा, खुशी की बात है, लेकिन एक चीज जानिए कि भारत की नींव जो रख रहे थे बाबा साहब नेहरू जी, या इनके भी थोड़े दिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी शामिल थे मंत्रिमंडल में, तो वो एक धार्मिक सांस्कृतिक मुद्दा है, वो समाज कर लेगा। ये देश समाज गुलाम रहा तब भी अब हिंदू संस्कृति नहीं खत्म हुई। आप भाखड़ा नंगल बांध को या फिर कहिए कि पब्लिक सेक्टर की बिल्डिंगों को आधुनिक मंदिर कहते थे, तो नेहरू जी वो गलत सोच नहीं थी। आज अगर मिशन चंद्रायन सही हो रहा हो, मंगल की कल्पना हो, सूर्य की हो, तो वो किसके बूते हो रहा। तो सवाल यह है कि वैज्ञानिक चीजों के दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो विश्व स्तर के एक भी संस्थान स्थापित नहीं हुए हैं, न संचालित हो रहे हैं। राजनीतिक हस्तक्षेप बड़ा है। वास्तविकता ये है कि G20 में विफल हो गए, न चीन के सदर आए, न रूस के आए। चंद्रयान सफल हो गया। अरे भाई सुन लीजिए पांडे जी, जो जाहिर बात है कि वियतनाम जाके अमेरिका के राष्ट्रपति कह दिए कि व्यक्ति के आजादी और मानवाधिकार की बात करिए, तो अभी कनाडा से बताइए, हमारा मित्र राष्ट्र, मतलब हमारे सबसे ज्यादा सिख भाई प्रवासी हैं, किस आदमी के सनक से बहुत सुलझा हुआ मसला हो सकता है? वहां डिप्लोमेटिक गतिरोध है। सार्क देश में कोई ऐसा देश नहीं है जो हमारा मित्र हो। नेपाल तक कॉरिडोर बनाए बैठा है चीन। तो जाहिर सी बात है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे फ्लॉप हो गए हैं, तो अब इनको एक नया सिगुफा छोड़ना था, इस पे आ गए। और यहाँ भी देखिए इनकी नीयत इस समय खराब चल रही है। भाई उमा भारती हमारी पार्टी की नहीं है ना, पिछड़ों से आवाज आने लगी कि आप बिना प्लानिंग के, बिना तैयारी के जैसा हर काम करते हैं वैसे ही। मैं तो बार बार ही कहा कि नोटबंदी गलत नहीं थी, लेकिन एक आदमी की सनक से अगर होगी तो फिर मोहम्मद तुगलक वाली हाल आएगी। जीएसटी में यही हुआ, किस बिल में यही हुआ। और यहाँ भी प्रकाश जी बीच में रोकना पड़ रहा, समय का अभाव है, क्योंकि चर्चा को ही विराम देना होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। भारतीय जनता पार्टी से अशोक पांडे जी आपका, राष्ट्रीय लोकदल से अनिल दुबे जी आपका, जयप्रकाश पांडे जी कांग्रेस पार्टी से आपका शुक्रिया। कपिल श्रीवास्तव जी भी इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हुए। राजनीतिक विश्लेषक मनोज पांडे जी ने भी इस चर्चा में शिरकत की, और सुभाषपा से सुनील अरकवंशी जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काशी दौरा है। तमाम सौगातें लेकर के वो काशी की धरती पर एक बार फिर से पहुंच रहे हैं, और उसके साथ वहां पर 5000 महिलाओं के साथ उनके संवाद का भी कार्यक्रम है। कल इस पर एक रिपोर्ट हम जरूर अपने
चैनल न्यूज 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर जरूर अपडेट करेंगे और कल फिर किसी नए विषय के साथ आप सभी के सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।